हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने सीरीज रेजोनेंस देखा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब आज शुरुआत करते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्म करने वाला। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है? चेंज करना, किसी भी चीज़ को चेंज करना। तो चेंज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या चीज़ है? वोल्टेज और करंट है। तो वोल्टेज और करंट को अगर चेंज करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये ऑलमोस्ट हर एसी सर्किट में मिल जाएगा। मोबाइल चार्जर से लेकर के बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब जगह ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का काम कहाँ होता है? घर में ट्रांसफार्मर कहाँ लगा हुआ है? टीवी के स्टेबलाइजर में देखोगे क्या होता है? स्टेबलाइजर के अंदर क्या होता है? ट्रांसफार्मर ही होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को चेंज करता है। क्या सिर्फ वोल्टेज को चेंज करता है? हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हो रेगुलेटर का जो नॉब होता है उसको क्या करते हैं? कम ज़्यादा करके वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्या सिर्फ वोल्टेज बढ़ता है और घटता है? और करंट के साथ क्या होता है? तो करंट भी होता होगा, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिलेशन है यहाँ पे, है ना। तो देखो थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक साइड हो गया ट्रांसफार्मर का और इधर दूसरा साइड है। दोनों वायर में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। देख लो यहाँ पे दोनों साइड का जो वायर है कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। सप्लाई हम लोग इधर से देते हैं और उधर से हम लोग को आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा फिनोमिना पे काम करता है बताओ? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? एक कॉइल में हम सप्लाई देते हैं, इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल से लिंक होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो उस कॉइल में भी क्या आ जाएगा? ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि वोल्टेज और करंट को चेंज करता है लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखना, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब कि एक कॉइल में करंट का चेंज दूसरे कॉइल में करंट का इंडक्शन का कारण बनेगा, ठीक है। देखो अगर हम मान लें आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं? जिसमें लॉस नाम का कोई भी चीज नहीं हो। तो ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसमें लॉस नाम का चीज ना हो, ठीक है। लॉस तो होगा ही, मतलब प्रैक्टिकल वाला चीज नहीं कंसिडर करें, आइडियल चीज। प्रैक्टिकल में क्या होता है? कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही। तो हम लोग देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं, पावर का फॉर्मूला पढ़े थे। पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट होता है ना, पावर वोल्टेज इंटू करंट। अगर मान लो हम इधर से पावर सप्लाई दे रहे हैं तो उधर से क्या होगा? पावर का कंजप्शन होगा। इनपुट कर रहे हैं तो उधर से क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। अब जैसे मान लो हम बात करें पावर जो है, इसको देखना, पावर इज इक्वल टू वी आई लिख रहे हैं, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पे देखो पावर इज इक्वल टू वी आई। तो पावर अगर 18 वाट है, मान लो पावर कितना है? 18 वाट। ध्यान से समझना, पावर अगर 18 वाट है तो हो सकता है वोल्टेज 18 वोल्ट रहा हो और करंट 1 एम्पियर रहा हो, तब तो 18 वाट बना होगा। या हो सकता है करंट 2 एम्पियर रहा हो और ये 9 वोल्ट रहा हो। या क्या हो सकता है 6 रहा हो तो ये 3 रहा हो। या हो सकता है, या और क्या हो सकता है? यही 3 हो सकता है तो ये 6 हो सकता है। या फिर ये 2 हो सकता है तो ये 9 हो सकता है। या फिर ये 1 हो सकता है तो वो 18 हो सकता है। ये हो सकता है ना। 18 बनना है तो होगा क्या? 18 वाट पावर बनाना है तो हो सकता है वोल्टेज 18 हो, करंट 1 एम्पियर हो। या फिर वोल्टेज 9 वोल्ट हो, करंट 2 एम्पियर हो। वोल्टेज 6 हो तो करंट 3 हो। वोल्टेज 3 हो तो करंट 6 हो। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या कि अगर वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ता है, एक चीज़ घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तब तो मल्टीप्लाई होकर 18 बनेगा। समझ गए? तो देखो होता क्या है, मान लो ये प्राइमरी साइड है, अगर तुम इधर रख के पावर 18 वाट भेजा जा रहा है इधर से, तो उधर भी पावर कितना पहुंचेगा? 18 वाट। अगर लॉस को हम हटा दे, लॉस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आगे जब पूरा पढ़ लेंगे तो क्या क्या लॉस होता है उनको भी देखना है, अभी हम लॉस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो मान लो अगर इधर 18 वाट का पावर इनपुट किए हैं, इनपुट साइड में दिए हैं, तो उधर से भी पावर हमको कितना मिलेगा? आउटपुट में 18 वाट मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो 18 वाट है तो हम मान लेते हैं ना, इस साइड में क्या था? वोल्टेज जो था वो वोल्टेज इंटू करंट बोल रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज जो था वो 6 वोल्ट था और करंट जो था वो 3 एम्पियर था।
ठीक है। तो अब मान लो तुम्हारे घर में स्टेबलाइजर जो उसमें नॉब बना होता है ऐसा, ठीक है, तो उसे तुम बढ़ा दिए वोल्टेज, तो बढ़ा दियोगे वोल्टेज तो इधर वोल्टेज और करंट भी क्या होगा, चेंज होगा। पावर इधर से कितना मान लिया 18 वाट आ रहा था तुम्हारे स्टेबलाइजर में, जो होता है ना मेन सप्लाई से कनेक्शन दे रहे हो 18 वाट आ रहा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसमें जो वोल्टेज था वो 6 वोल्ट था, तो करंट कितना था 3 एम्पियर था। अब क्या किया तुम, वोल्टेज को बढ़ा दिए, बढ़ा करके कर दिए 9 वोल्ट, तो बताओ करंट कितना हो गया होगा उधर, 2 एम्पियर। समझ में आया। अगर मान लो वोल्टेज को और बढ़ा दिए 18 कर दिए, तो करंट कितना हो गया होगा 1 एम्पियर। समझ में आया क्या करता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज और करंट दोनों लेवल को चेंज करता है। अगर तुम वोल्टेज बढ़ा दिए हो, इनपुट में कम था, वोल्टेज बढ़ा दिए उधर, तो उधर क्या चीज़ कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। समझ में आया, याद रहेगा ये चीज़। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्टेज और करंट लेवल को चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा। अगर इधर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वाला एसी गया है, तो उधर भी कितना मिलेगा 50 हर्ट्ज का, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, कल टेस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक कोर लेते हैं, लेमिनेटेड कोर। क्या होता है लेमिनेटेड कोर, मतलब कुछ लेयर होगा, ठीक है, मेटल है उसके ऊपर कुछ लेयर होगा ताकि इंसुलेशन का काम करे, बताएंगे और डिटेल में आगे। पहले भी इतना जानो, ये लेमिनेटेड कोर है जिसके ऊपर क्या किया जा सके, वाइंडिंग किया जा सके। तो इधर क्या कर लिया गया, वाइंडिंग कर लिया। तो कितना नंबर ऑफ टर्न्स किया, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स गिन के किया जाता है। गिन के इसलिए किया जाता है, वो डिसाइड करना है तुमको, अगर वोल्टेज बढ़ाना है कि घटाना है। अगर वोल्टेज बढ़ाने वाला स्टेबलाइजर बनाना है, ट्रांसफार्मर बनाना है, तो अगर इधर 50 टर्न किए हो ना, तो उधर कितना करना होगा 100। उधर ज़्यादा रख दो तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इधर 50 है और उधर 25 ही टर्न किए हो, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अभी तो बता दिए, देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है उसका, ठीक है। तो इधर टर्निंग कर दिए, तो NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और VP क्या है, इनपुट वोल्टेज। यहाँ से AC सप्लाई दिया तो कुछ वोल्टेज आएगा ना, और इधर से क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो प्राइमरी कॉइल को इनपुट भी बोला जाता है, इनपुट साइड इनपुट कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट कॉइल भी बोला जाता है। समझ में आया। डायग्राम बना लियो, नीचे लिखो स्टेटमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर wire. It consists of 2 coils of insulated copper wire called primary coil, ब्रैकेट में लिख देना कैपिटल P, and secondary coil, ब्रैकेट में लिख देना S, कैपिटल S, लिख लिया। वुंडेड, WOUNDED, वुंडेड मीन्स लपेटा हुआ है, ठीक है। वुंडेड ओवर a laminated soft iron core, wounded over a laminated soft iron core। लिख लिए। एक प्राइमरी कॉइल होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है। कॉपर का इंसुलेटेड जो वायर होता है उससे इसके ऊपर टर्निंग किया जाता है, ठीक है। चलो अब लिखो वर्किंग। देखो, when an AC voltage is applied to the primary coil, comma, an alternating magnetic flux is set up in the
an alternating magnetic flux is set up in the soft iron core. In the soft iron core, निकलिए, in the soft iron core which links both primary and secondary coil. Which links both primary and secondary coil. ठीक है, देखो क्या पढ़े थे हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है करंट पे। ठीक है, करंट अगर चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि एसी सर्किट में क्या होता है, एसी सिग्नल कैसा होता है, ये तो इसमें करंट हमेशा चेंज हो रहा है। तो जब करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो ही जा रहा। डीसी होता तो बताओ क्या फ्लक्स चेंज होता, नहीं। अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुम सप्लाई दिए, सप्लाई इसमें जैसे ही ऑन कर दोगे क्या होगा, करंट का सप्लाई होना स्टार्ट होगा। मान लो करंट इधर ऐसा फ्लो कर रहा, एसी है तो इसे डायरेक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि अभी डायरेक्शन उधर दोगे तो अगले हाफ साइकिल में डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इससे डायरेक्शन फिक्स नहीं होता तो हम लोग डायरेक्शन मार्क नहीं करते। ठीक है, तो मान लो जैसे ही तुम सप्लाई दिए यहाँ पे इनपुट साइड में, तो करंट का फ्लो हो गया। मान लो करंट ऐसा फ्लो करने लगा, पढ़ चुके हैं कॉइल में, तो करंट ऐसा फ्लो बनने लगा। सोलेनोइड है ना, सोलेनोइड टाइप सही है, करंट ऐसा फ्लो होने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें, राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बना, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना, ये जो कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है किसी एरिया को क्रॉस करता हुआ निकल रहा ना, तो हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कभी किसी एरिया को क्रॉस करता हुआ निकलता है तो वो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। कौन बनाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया प्राइमरी कॉइल। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन बनाया, प्राइमरी कॉइल। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया वो कैसा नेचर का है, चेंजिंग नेचर, क्योंकि एसी में तुम जान रहे हो करंट बढ़ेगा घटेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये बताओ ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल बनाया किसको, कौन कौन से कॉइल को लिंक किया, अपने खुद भी लिंक हुआ और उसको भी लिंक किया। तो जब दूसरे को लिंक किया और उसमें अगर फ्लक्स लिंक हो रहा तो बताओ इस कॉइल में फ्लक्स का क्या होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या है, इसमें ईएमएफ बनेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस को क्या बोलते हैं हम लोग, ई से लिखते हैं। ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में, तो ईएस लिख दें। कौन से फिनोमिनन से इंड्यूस हो गया, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन से। ठीक है, उसी तरह बताओ हम ये सेल्फ इंडक्शन भी तो पढ़ाए थे। सेल्फ इंडक्शन में क्या पढ़ाए थे, अगर खुद के कॉइल में करंट चेंज होगा तो खुद का कॉइल भी अपोज करेगा और ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। तो इसमें भी तो खुद के कॉइल में करंट सेटअप हुआ और फ्लक्स बनाया, वो फ्लक्स चेंज हो रहा, तो इसमें भी एक ईएमएफ बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, ईपी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल। तो दोनों कॉइल में क्या आया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, चलो अब लिखते हैं, लिख लिए, स्टेटमेंट लिख लिया है। स्टेटमेंट में क्या लिखे थे, ये लिखे, व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल, ये लिख लिए। ठीक है, तो कभी भी अगर एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल में तो वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा, जो कि वो दोनों कॉइल से लिंक हो जा रहा। तो दोनों कॉइल में लिंक होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा प्राइमरी कॉइल में भी और सेकेंडरी कॉइल में। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बताओ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो उसको क्या नाम से लिख रहे हैं, ईपी। क्या होता है ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एनपी, तो माइनस एनपी और डी फाई बाई डी टी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, तो इसको लिखेंगे ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जल्दी लिखो। अब हम लोग को जो पढ़ना है एजम्पशंस लेके पढ़ना है, 100% जो एक्यूरेसी के साथ नहीं पढ़ना। हम लोग पढ़ेंगे एज्यूमिंग एन
आइडियल ट्रांसफार्मर, एन आइडियल ट्रांसफार्मर, एज्यूमिंग एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर कंसिडर कर रहे हैं। आइडियल का अपोजिट क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लिखो, एज्यूमिंग एन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो एजम्पशंस क्या क्या लेना है, क्या क्या एज्यूम करके चलना है? पहला, हेडिंग दो, एज्यूमिंग एन आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए पहला लिखो, फर्स्ट, रेजिस्टेंसेज ऑफ द कॉइल इज नेग्लिजिबल, रेजिस्टेंसेज ऑफ द कॉइल्स आर नेग्लिजिबल। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? ना के बराबर। ऐसा नहीं है, बहुत बार टर्न किया जाता है, हजारों टर्न होता है, ठीक है। तो उसको अगर ऐसे खींच के लंबा करोगे तार तो कितना लेंथ होगा ना उसका। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। तो लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस तो होगा, तो लेकिन फिर भी ना मान करके चल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, रेजिस्टेंसेज ऑफ द कॉइल इज आर नेग्लिजिबल। सेकेंड, same flux links both primary and secondary coil, same magnetic flux links both primary and secondary coil, same magnetic flux links both primary and secondary coil। क्या मतलब है? देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा नहीं बनता है, देखो ध्यान से। मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा होगा, फील्ड ऐसा भी जाएगा, इधर भी निकल जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, कुछ ज़्यादा इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल होता है ये। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? फील्ड अपने से पास होने देता है। कुछ फील्ड तो इधर भी जाएगा ना, सोलेनॉइड वाला केस में पढ़े थे ना। तो हम लोग क्या मान रहे हैं? कोई भी फ्लक्स का लीकेज नहीं हो रहा। जो भी फ्लक्स ये बना रहा है सारा का सारा इससे लिंक हो रहा, सारा का सारा उससे लिंक हो रहा। तो मतलब जो ये बनाया उससे भी वही लिंक हुआ। तो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में कुछ लॉस होगा। आगे जब लॉसेस पढ़ेंगे ना तो वहां देखेंगे। समझ में आया? रेजिस्टेंस भी ऐसा क्या है? रेजिस्टेंस ना के बराबर होगा, लेकिन इसको नकार दे रहे हैं अभी, ठीक है। थर्ड लिखो, थर्ड, इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या मान के चलना है? आउटपुट पावर। सनमाया, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो ऐसा होता नहीं है। अगर इधर तुम 100 वाट का दियो ना पावर, तो उधर 80 या 90 वाट ही पहुंचेगा, बाकी 10-20 वाट जो होगा लॉस हो जाएगा। ट्रांसफार्मर गर्म भी तो होता है, तो उस हीट को कहाँ तुम यूज़ कर पा रहे हो क्या? वो हीट तो लॉस हो गया एनवायरनमेंट में ना, ठीक है। तो वो सब चीज़ आगे क्लास में पढ़ेंगे, पहले इन सबको समझ लेते हैं। समझ में आया यहाँ तक? चलो, अगर बताओ इसका रेजिस्टेंस को तुम नहीं मान रहे हो तो ये दोनों किस में दिखेगा? पैरेलल। ये और ये क्या दिखेगा? पैरेलल। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको समझा रहे हैं। डीसी केस में पढ़े होगे ऐसा। अगर यहाँ इस तार का रेजिस्टेंस नहीं माने तो यहाँ का जो वोल्टेज है वही यहाँ दिखेगा। ध्यान से समझ लो। अगर ये मान लो 10 वोल्ट है तो सारा का सारा 10 वोल्ट यहीं दिखेगा, है ना। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा होता, यहाँ पे भी कुछ रेजिस्टेंस होता और ये वाला रेजिस्टेंस तो है ही यहाँ पे, तो इस केस में क्या हो गया? दोनों सीरीज में हो गया ना। तो क्या ये 10 वोल्ट वहाँ पे 10 वोल्ट बन के दिखेगा इस बार? नहीं, कुछ तो यहाँ चला जाएगा ना। तो देखो हम क्या मान रहे, इस तार का रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो यहाँ का जो वोल्टेज है सारा का सारा इसके बराबर, इधर कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा। उसी तरह वहाँ भी तो हम बोल सकते हैं पहला चीज, सो लिख सकते हैं EP किसके बराबर है? VP के बराबर। एंड ES किसके बराबर होगा? VS के बराबर। समझ में आया? तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या लिख सकते हो? तो इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा? EP के जगह क्या लिख सकते हैं? VP लिख सकते हैं ना। तो लिख दो VP इज इक्वल टू माइनस NP d∅dt, इसको थर्ड मान लो। एंड
ई एस की जगह क्या लिख सकते हैं, वी एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, इसको फोर्थ मान लो, समझ गए? ठीक है, दोनों को डिवाइड करो, सेकंड को डिवाइड, फोर्थ को डिवाइड कर देते हैं इससे, थर्ड से, फोर्थ को डिवाइड कर देते हैं थर्ड से। तो देखो क्या बनेगा डिवाइड करोगे तो, उसमें क्या है वी एस, इसमें क्या है वी पी। तो वी एस का वैल्यू क्या है माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी, और इसमें क्या है माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी। तो बताओ ये क्या हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी। तो इधर क्या बच के आएगा वी एस बाई वी पी, वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। समझ गए? तो वोल्टेज का कैसा रिलेशन है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, डायरेक्टली। तो अगर तुम चाहते हो कि वोल्टेज बढ़ जाए सेकेंडरी में, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में क्या कर दो, ज़्यादा रखो। समझ में आया? तो याद रखो वी एस बाई वी पी क्या होता है, एन एस बाई एन पी, और एन एस बाई एन पी को बोलते हैं, एन एस बाई एन पी का जो वैल्यू होता है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितना है, बाई में नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में कितना है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। समझ में आया एक चीज़? चलो, और उसके बाद फिर देखो पूरा लिख लें तो फिर लिखना, ठीक है। और बताओ ये चीज़ हो गया, और हम लोग क्या कंसिडर किए, इनपुट पावर किसके बराबर है, आउटपुट पावर के बराबर। तो हम लोग ये भी जान रहे सेंस पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। समझ में आया? इनपुट पावर इज इक्वल टू पावर इनपुट बोलते हैं इसको, पावर आउटपुट बोलते हैं। तो इनपुट पावर जानना चाह रहे हो तो बताओ पावर इनपुट कैसे जाना होगा। अगर मान लो ये करंट सप्लाई कर रहा है तो इसमें जो करंट होगा उसका नाम दे दे आई पी, करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसमें जो करंट जाएगा उसका नाम रख दें आई एस, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो बताओ यहाँ से जो पावर जाएगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ का वोल्टेज क्या वी पी, यहाँ से करंट कितना जा रहा है आई पी, तो लिख दे वी पी आई पी, वी आई पी मत बन जाना। आउटपुट पावर, यहाँ पे वोल्टेज कितना मिल रहा है वी एस, और यहाँ के करंट जाएगा, कुछ भी चीज़ लगा हुआ है यहाँ पे, कोई भी चीज़ बल्ब हो गया, मोटर कुछ भी हो गया, तो यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा आई एस। अभी करंट फ्लो होगा क्या, खुला है तो नहीं, अभी नहीं होगा, जब कोई चीज़ कनेक्ट हो जाएगा तब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट पावर कितना होगा वी एस आई एस। तो जैसे यहाँ पे तुम जाने ना वोल्टेज का रिलेशन, वोल्टेज सेकेंडरी में वोल्टेज प्राइमरी में, उसी तरह जानना चाहते हैं करंट सेकेंडरी में बटा में करंट प्राइमरी में। तो बताओ कैसे जानना है, आई एस है उधर भेज दे आई पी, तो इधर क्या बचेगा वी पी बाई वी एस इज इक्वल टू उधर क्या है आई एस बाई आई पी, है ना, आई एस बाई पी। तो देखो तो वी पी बाई वी एस हो गया, तो वी एस बाई वी पी का होता है एन एस बाई एन पी, तो वी पी बाई वी एस क्या हो जाएगा एन पी बाई एन एस। बैठा दें यहाँ पे एन पी बाई एन एस, एन एस इज इक्वल टू आई एस बाई आई पी। तो यहाँ से फॉर्मूला बन के आ जाएगा करंट का क्या, आई एस बाई आई पी इज इक्वल टू एन पी बाई। तो करंट का कैसा रिलेशन होता है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, इनवर्सली। यहाँ आई एस आया है ना, तो एन एस यहाँ नहीं आया, कहाँ आया, यहाँ पे आया। समझ में आया? तो कौन कौन सा फॉर्मूला काम का है अभी तक जो पढ़े, ये यूज में आएगा इस टॉपिक से। एक ये फॉर्मूला यूज में आता है और एक ये फॉर्मूला यूज में आता है। ठीक है, लिखो यहाँ तक, जल्दी लिखो, लिखो। नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया यहाँ तक। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, तुम उसको खिलाए कितने का और तुमको दिया कितने का। समझ में आया? जैसे यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं तुमको, साल भर इनपुट देंगे, तुमको पढ़ाएंगे, तुम रिजल्ट कितना लाओगे वो तुम्हारा क्या होगा आउटपुट। ठीक है, जैसे मान लो एग्ज़ाम ही होता है, तुमको हम पढ़ा दिए 50 नंबर का, ठीक है, पूरा मेहनत से एक चैप्टर पढ़ाएं और तुम लाते हो 30, तो यही तुम्हारा क्या है एफिशिएंसी। पॉइंट में बात करेंगे कितना आ जाएगा
0.6 होगा, तो एफिशिएंसी कितना है 0.6। अब परसेंटेज में बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60% आएगा। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तुमको इनपुट कितना दिया गया था और तुम आउटपुट कितना लाए। तो ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है, इनपुट देते हैं और ये क्या करता है, कुछ घोटाला करता है। जो घोटाला को हम लोग नकार के चल रहे हैं अभी। क्या करेगा, कुछ लॉस करेगा। ट्रांसफार्मर आवाज़ भी करता है, बड़े ट्रांसफार्मर के बगल में गुजरे हो कभी, अपना धुन में मस्त रहता है वो, सनमाया। तो वो भी तो वो एनर्जी कहाँ से ला रहा है, गाना कहाँ से रहा वो भी तो लॉस ही ना एक टाइप का, उसको कोई सुनने जा रहा है क्या, ठीक है, वो भी एक लॉस है। तो यहाँ से तुम अगर 18 वाट दिए हो ना, तो उधर हो सकता है कितना वाट, 15 ही वाट पहुँचे, 3 वाट का क्या हो जाएगा लॉस, सनमाया। तो देखो एफिशिएंसी का ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, लिखो इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी जो होता है इसको बोलते हैं आउटपुट पावर बाय में इनपुट पावर। आउटपुट पावर बाय में क्या, इनपुट पावर, ठीक है। एफिशिएंसी को लिखते हैं ये सिंबल ईटा, समझाया, इज इक्वल टू आउटपुट पावर को शॉर्ट में क्या लिखते थे, पावर ओपी, ओप, समझाया। और ये पावर इनपुट को पिप, समझाया। तो ये हो गया एफिशिएंसी, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, समझाया। अगर मान लो सवाल में दिया हुआ एफिशिएंसी 80% है तो यहाँ पे क्या बैठाओगे, अगर सवाल में दिया एफिशिएंसी 80% है तो यहाँ पे वैल्यू कौन सा बैठाओगे, 80/100 करेंगे क्या आएगा, 0.8 आएगा ना, तो वो वैल्यू बैठाएंगे, समझ में आया। अब परसेंटेज में बात करें तो एफिशिएंसी परसेंटेज में बात करें तो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू क्या होगा 100%। यूज इसको करेंगे हम, समझ में आया, ठीक है। सवाल करेंगे तब समझ में आ जाएगा। लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक वोल्टेज को बढ़ाने वाला और एक वोल्टेज को घटाने वाला। तो पहला जो होगा उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्टेप, इसी तरह लिखो तुम लोग भी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसमें लिखो, बीच में मार्जिन रहने देना, इसमें लिख लो, लिखो इसमें जल्दी, कोई बात नहीं। तो एक पहले कंप्लीट कर लो, दूसरा बाद में लिखना फिर, ठीक है। तो पहले इसी को लिख लो, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिखो, पहले स्टेप अप लिख लो पूरा, ठीक है। लिखो in this transformer output voltage, ब्रैकेट में Vs इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। इसलिए नाम क्या हो गया, आउटपुट में वोल्टेज जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसका डायग्राम अगर रफली देखें तो कैसा दिखता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेगा, कम रहेगा, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को उधर बढ़ा देगा। इस साइड का वोल्टेज को हम क्या लिख रहे हैं, Vs Vp, और इस साइड का वोल्टेज को क्या लिख रहे हैं, Vs। तो होता क्या है, Vs जो होगा सो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा किससे, Vp से, ये ना होता है। स्टेप अप का मतलब उधर का वोल्टेज ज़्यादा मिलने वाला, तो ज़्यादा मिलेगा, क्यों मिला, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी उधर क्या है, ज़्यादा है प्राइमरी के कंपेरिजन में। तो बताओ अगर वोल्टेज ज़्यादा उधर तो उधर क्या कम होगा, करंट। तो Is और Ip में रिलेशन जो होगा तो कौन, Is कम होगा, Ip ज़्यादा, इधर वोल्टेज कम था ना तो करंट ज़्यादा होगा, समझ में आया। जल्दी लिखो,
चलो फिर हेडिंग दो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बना लेना डायग्राम, ठीक है। प्राइमरी में कम बनाओगे, सेकेंडरी में ज़्यादा बनाओगे। चलो लिखो, सेकेंडरी में लिखो जल्दी से। ठीक है, तुम तो एक ही जैसा बना दो, ज़्यादा बनाए, थोड़ा और बनाया करो, इतना एक दो में थोड़ी पता चलेगा। ट्रांसफार्मर बोलेगा तुम बनाया क्या है हमको, जब बराबरी रखना था तुम। ठीक है, चलो स्टेप डाउन लिखो। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, in this transformer output voltage, in this transformer output voltage ब्रैकेट में Vs is less than input voltage, is less than input voltage ब्रैकेट में Vp। ठीक है, ट्रांसफार्मर बना लो, इनपुट वोल्टेज ब्रैकेट में Vp। तो इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या देखने को मिलेगा, कम। ठीक है, इसको बोल रहे Vp और इसको बोल रहे Vs। तो Vs और Vp में किस में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा, स्टेप डाउन में प्राइमरी में ज़्यादा रहेगा, सेकेंडरी में क्या रहेगा, कम। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, वोल्टेज का जैसा रिलेशन उसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स का भी वही रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर करंट का क्या रिलेशन होगा, Is और Ip में। जिसमें वोल्टेज ज़्यादा उसमें करंट क्या होगा, कम। तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा था तो करंट कम होगा, यानी करंट सेकेंडरी में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहा ट्रांसफार्मर का बेसिक। ठीक है ना, अगले क्लास में देखेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉस होता है और न्यूमेरिकल। ठीक है।